Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। टीम इंडिया बांग्लादेश में ओडीआई सीरीज खेल रही है, इसके बाद टेस्ट सीरीज भी होगी। ओडीआई सीरीज हम हार चुके हैं, हालांकि एक सीरीज और होनी है इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान और मौजूदा इंडिया बांग्लादेश कमेंट्री टीम का हिस्सा अंजुम चोपड़ा जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। शुक्रिया। मैम इंडिया बांग्लादेश सीरीज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग के 2 मैच हारे, क्या कमियां रहीं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हम इस तरह की उम्मीद कर नहीं रहे थे इस टीम इंडिया से। ये बात तो ठीक है कि उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन देखिए बांग्लादेश अपने घर पे खेल रही है और हमें पता है कि वो कितनी फॉर्मिडेबल टीम है अपने घर के अंदर। कंडीशंस ज्यादा बेहतर जानती है रादर देन अदर नेशंस। तो एक तो ये चीज है। जहां तक भारतीय टीम की बात है, मुझे लगा नहीं कि बल्लेबाजी इतनी बढ़िया हुई। और खैर मेरे को क्या कि सभी को पता है कि बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि अगर रही होती तो जिस तरीके से हमने पहले मैच में 186 बनाए वो नहीं बनाते, ज्यादा अच्छा स्कोर बनाते। तो पहला मैच एडजस्टमेंट्स पे गया और ये मानती हूँ कि इतनी बढ़िया विकेट नहीं थी जिन बढ़िया विकेट्स के प्रॉब्ली न्यूजीलैंड से निकल कर आए या ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल कर आए, तो वो डिफरेंट था। मैं ये नहीं कहूंगी ये खराब थी, लेकिन अलग थी पिच। सो उस पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन दूसरे मैच के अंदर मुझे लगा कि टारगेट चेजेबल था और जो हमारा भारतीय बल्लेबाजी का क्रम है वहां से तो चेज होना बनता ही है, क्योंकि इतने अच्छे बल्लेबाज हैं लाइनअप के अंदर, इतने अनुभवी हैं। सब कुछ देख के लगता है नहीं हो पाया। सो दैट इज ऑब्वियसली द रीजन कि भारतीय टीम क्यों हारी। बिल्कुल मैम, न्यूजीलैंड में हम गए और ओडीआई वहां पर बारिश रही तो हमने ज़्यादा बल्लेबाजी देखी नहीं इंडियन टीम की। लेकिन बांग्लादेश में शिखर धवन भी हैं, विराट कोहली की वापसी हुई, और जब आपका टॉप 3 खराब प्रदर्शन करता है तो आप वैसे ही पीछे हो जाते हो। तो आप टॉप 3 के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो चलिए खैर अच्छी इनिंग खेल दी, खास मैं शिखर धवन और विराट कोहली के बारे में पूछना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली विराट कोहली जिस तरीके से पहले मैच में आउट हुए, अगेन अच्छा खेल रहे थे। अगले मैच में ओपन किया। देखिए सवाल हमेशा रहता है कि क्या केएल राहुल ओपन कर सकते थे या नहीं, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट को उस समय लगा होगा कि विराट कोहली है, आप ओपन करने चले जाइए। और ऐसा नहीं है कि नंबर 3 बल्लेबाज ओपन नहीं कर सकता, कर तो सभी सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन शिखर धवन के ऊपर मैं ये नहीं कहूंगी कि वो फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर भी अच्छी बल्लेबाजी करी है। 1-2 इनिंग्स खराब जा सकती हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो 1-2 इनिंग्स जब खराब जाती है और ज्यादा लोगों की खराब जाती है तो उसमें हम सीरीज ही हार जाते हैं। सो यकीनन ये सवाल उठने बिल्कुल ठीक बात है। बट अब इसके अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई खिलाड़ी खराब है या उसका मन नहीं करता खेलने का, ऐसी तो कोई चीज है नहीं। रन्स नहीं बने, बिल्कुल नहीं बने जी। बनने चाहिए थे, जी हाँ बिल्कुल बनने चाहिए थे। शायद मैं समझती हूँ कि अगर हम टॉप 3 को भी छोड़ दे, बाकी सारे बल्लेबाज ने, श्रेयस ने अच्छी बैटिंग करके दिखाया, तो ऐसे बाकी बल्लेबाज भी हैं, वो भी कंट्रीब्यूट अगर कर जाते तो भी मैच निकल जाता। बिल्कुल मैम, अभी आपने ओपनिंग की बात करी और आपने कहा केएल राहुल भी ओपनिंग कर सकते थे। केएल राहुल ओपनर है, T20 में उन्होंने ओपनिंग की थी, लेकिन इस वनडे सीरीज में हमें ये पता चला कि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज भी आगे खेल सकते हैं। तो कल जब उन्होंने ओपनिंग नहीं की सेकंड ओडीआई में, तो ये समझे कि अब टीम इंडिया उन्हें ही देख रही है मिडिल ऑर्डर ऑप्शन पे, और मे भी आने वाली सीरीज में शुभमन गिल एज अ बैकअप ओपनर आ जाए। देखिए ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं ना, ये हम खुद अपने आप से ही पूछते रहते हैं और हम यही चर्चा करते हैं। अगर आप कमेंट्री सुनेंगे तो हम शायद कमेंट्री में भी हम यही बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि ये किस तरीके का फेरबदल है। और ईशान किशन बाहर बैठे हैं, लेकिन केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं और बैटिंग मिडिल ऑर्डर में कर रहे हैं। तो फिर विकेट कीपर का रोल क्या है? वहां पे ऋषभ पंत थे तो संजू सैमसन और ईशान को मौका नहीं मिला, यहाँ पे ऋषभ नहीं है तो फिर भी ईशान को मौका नहीं मिला। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ईशान को ही मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम फिर किधर की तरफ जा रहे हैं वो डेफिनेटली एक सवाल है। और कौन कहाँ खेलेगा, कैसे खेलेगा, कब खेलेगा, अगेन आई थिंक हमारे पास भारत के अंदर एक अच्छी दिक्कत है कि हमारे पास काफी सारे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम से खेल सकते हैं। सो इट्स अ नाइस हेल्दी प्रॉब्लम टू हैव। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइनली हेल्दी होने के बजाय थोड़ी सी अनहेल्दी हो जाएगी और क्लैरिटी नहीं रहेगी रोल में खिलाड़ियों को, सो देन इट्स अ कंसर्न। एंड अगर उसके ऊपर अगर सीरीज भी हार जाएंगे तो वो मेजर कंसर्न बन जाता है, जो इस समय मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न बन रहा है। बिल्कुल
मैम आपने एक बात कही थी सेकंड ओडीआई में, जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आई, कुलदीप सेन को लेकर वो बात थी कि कुलदीप सेन आपको दिखाई दिए कि वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन अचानक उमरान मलिक खेल गए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से एक यंग प्लेयर जो पहला मैच खेला हो उसको बाहर कर, उमरान मलिक भी हालांकि यंग ही हैं, लेकिन कुलदीप को और आगे एक मैच नहीं मिलना चाहिए या 2 मैच? कुलदीप सेन जब मैंने कहा था ना, मुझे लगा बिल्कुल ठीक है, तब वो मार्क कर रहे थे रनअप, और उस समय उमरान के साथ ही मदद कर रहे थे रनअप मार्क करने के लिए। मुझे लगा जरूर था कि उमरान खेलेंगे, किसकी जगह खेलेंगे ये नहीं लगा था, लेकिन टॉस के बाद इमीडिएटली हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि कुलदीप सेन इसलिए बाहर हैं क्योंकि उनकी बैक में थोड़ी स्टिफनेस है और कुछ स्वेलिंग है, जिसके चलते वो वापस जा रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। इस वजह से वो अनअवेलेबल है। रोहित ने टॉस पे जरूर कहा था कि कुलदीप सेन अनअवेलेबल है, लेकिन कारण नहीं पता था। कारण बाद में पता चला, जब मैच शुरू हुआ था तब हमारे पास इंफॉर्मेशन, जिस शुरू होने से 2-4 मिनट पहले इंफॉर्मेशन आ गई थी कि इस कारण से कुलदीप सेन अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए उमरान मलिक खेले को अवसर मिला था। और मैं समझती हूँ कि इमरान मलिक है टीम में तो उनको वैसे ही खिलाना चाहिए। काफी समय से ट्रैवल भी कर रहे हैं, 2-1 सीरीज हो गई हैं, तो जब भी अवसर मिले खिलाना चाहिए। और किस तरीके से भारतीय टीम आगे कितने सीमर्स खिलाना चाहती है। न्यूजीलैंड के अंदर हम 3 सीमर्स के साथ खेले थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हम 4 सीमर्स के साथ खेल रहे हैं। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट 6 बॉलर खेल रही है, अच्छी चीज है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हम 4 सीमर खेले, और इसमें 2 सवाल है मेरे। बेसिकली हमने पहले मैच में देखा कि हम 9 विकेट गिरा चुके थे और वहां से एक पार्टनरशिप बनती है, हम मैच हार जाते हैं, जो कि रोज नहीं होता क्रिकेट में, आप देखेंगे। लेकिन दूसरे मैच में आप 6 विकेट भी गिरा देते हो और वहां पर एक बड़ी पार्टनरशिप बनती है। उस समय आपके पास एक लेग स्पिनर या 2 ऐसे स्पिनर होने चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में आकर आपके जो विरोधी टीम के बल्लेबाजों के विकेट निकाले, और युजी चहल, कुलदीप यादव या फिर हम इन जैसे गेंदबाजों को मिस करते हैं। पहले मैच में अक्षर पटेल अनफिट थे क्योंकि उनको प्रैक्टिस में गेंद लगी थी। मुझे लगा शहबाज अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उन्होंने जो 9 ओवर डाले थे, मुझे लगा शायद दूसरे एंड से, जहां मतलब हम जहां से देख रहे थे, तो उसके सामने वाले एंड से, जहां से आई थिंक शार्दुल ठाकुर आए थे बॉलिंग करने के लिए, उस एंड से शाहबाज को वापस लाया जा सकता था। वॉशिंगटन सुंदर के पास भी जा सकते थे, क्योंकि वॉशिंगटन ने भी शायद 5 ओवर ही डाले थे पहले मैच के अंदर। सो ये बिल्कुल ठीक है कि लेग स्पिनर होने चाहिए। लेफ्ट आर्म आपके पास स्पिनर है तो उनको भी यूटिलाइज कर लीजिए, कुलदीप को भी कर लीजिए। पर इन सबके अंदर बात यह है कि आपके पास जब अवेलेबिलिटी है तो आप उन सबके साथ ही जाना पसंद करेंगे, और गए भी हैं। कंसर्न पहले मैच में भी था और वही कंसर्न सेकंड मैच में भी था, जिसको रोहित शर्मा ने भी खुद प्रेजेंटेशन पे कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एज आई सेड, कमिंग बैक, सारे प्लेयर हैं हमारे पास, अच्छे खासे स्किलफुल खिलाड़ी हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन वो बेस्ट कॉम्बिनेशन भारतीय टीम किस तरीके से खेल सकेगी इज प्रॉब्ली सबका सवाल है इस समय, कि वो कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिससे भारतीय टीम आगे जाना चाहेगी। बिल्कुल मैम, उमरान की बात भी की थी, और उमरान के बारे में यही कि लोग कहते हैं कि वो उनके पास स्पीड है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, वो कई बार लाइन लेंथ नहीं है। लेकिन हमने पाकिस्तान में हारिस रऊफ के साथ भी ऐसा ही देखा था, ये आए थे, रॉफ पेस था उनके पास। तो उमरान को भी हारिस की तरह कॉन्टिन्यूस मौके मिलने चाहिए इंडियन क्रिकेट के लिए, वो लगातार खेलते रहे कि जब अगले साल वर्ल्ड कप आए उससे पहले वो 10-15 मैच खेल लें इंडिया के लिए। आई थिंक खेल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उमरान मलिक को नहीं खिलाया जा रहा। अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड भी वो गए थे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया टूर पे तो, वर्ल्ड कप के टीम पे तो शायद नहीं थे, या मे बी ट्रैवल कर रहे थे। आई एम नॉट सो श्योर कि वो उसमें एज अ बॉलिंग ग्रुप थे कि नहीं थे वहां पे, बट अभी तो उमरान मलिक को अवसर मिल रहे हैं। और देखिए, हर खिलाड़ी ना धीरे धीरे ही सीखता है। अगर आज आप किसी खिलाड़ी को लगातार 20 वनडे भी दे देंगे तो भी कोई गारंटी नहीं कि वो अपनी जगह पक्की कर लेगा या नहीं करेगा, और विश्व कप में कैसा प्रदर्शन करेगा। जिस चीज को पकने में, जिस चीज को कहते हैं अनुभव लेने में समय लगता है, वो उसी तरीके से समय लग सकता है। कभी किसी को जल्दी और लेट नहीं होता, अनुभव अपने समय से आता है हर खिलाड़ी के पास। कौन उस पे कितना ज्यादा वर्क करता है अनुभव तक लाने में, वो हर खिलाड़ी के ऊपर अलग है, कोई समान नहीं होता। नथिंग इज सिमिलर फॉर सेम 2 players और डिफरेंट 2 players। सो यस, उमरान मलिक इज एसेंशियल, पर उसी तरीके से शार्दुल भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से दीपक चहर भी इंपॉर्टेंट है, और सिराज भी अच्छे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक के साथ ही, जब अभी तो हम भुवनेश्वर की बात नहीं कर रहे इस लाइनअप के अंदर, तो ऑप्शंस है। अगेन आई से कम बैक कि सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन व्हाट इज द
बेस्ट 16, 18, 20 जिसके साथ भारतीय टीम आगे जाना चाहेगी वो देखने की बात है। बिल्कुल मैम, आपने सही बात की। मैं इसीलिए बॉलिंग की भी बात कर रहा था उमरान की, क्योंकि अभी बुमराह आएंगे वापस, फिर भुवनेश्वर कुमार भी उस ग्रुप में हैं, मोहम्मद शमी को लेकर भी आगे चर्चा होगी, प्रसिद्ध कृष्णा आपको याद होगा, उनको लगातार मौके मिले थे, मे बी वो वापस आएंगे, सिराज अच्छा बॉल करे, बहुत बॉलर है। तो जो आपने अभी बात कही कि हम पहले 16-18 इनके बारे में सोचें, हम इंडियन क्रिकेट में देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों में कि 25 बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी आ जाते हैं। तो कल राहुल द्रविड़ ने पीसी में कहा कि जनवरी से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो अब हम वो 11 और 15 खिलाड़ी देखेंगे जो हमें वर्ल्ड कप में दिखने चाहिए, कंटिन्यूस उनको ही मैचेस मिलते रहेंगे। जब उन्होंने कहा है तो फिर डेफिनेटली फोकस यही रहेगा कि जो सॉरी जिनके साथ वो जाना चाहेंगे विश्व कप में, क्योंकि विश्व कप भारत के अंदर है। देखिए एक चीज अभी आपने कहा प्रसिद्ध कृष्णा, आपको याद होगा जी जी। इंडियन क्रिकेट के अंदर 4 मैच के बाद भी हमें याद करना पड़ता है खिलाड़ी कहाँ चला गया। तो अभी प्रसिद्ध कृष्णा है कहाँ, वो इंडिया ए टूर के साथ भी नहीं आए हुए। यहाँ पे नवदीप सैनी है जो इंडिया ए टीम के साथ खेल रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा क्या चोटिल है, चोटिल अंदर है। तो मैम अगेन थोड़ा सा वो होता है कि हमारे पास ऑप्शंस तो सारे हैं, लेकिन जैसे कोच साहब कह रहे हैं कि जनवरी से प्रिपरेशन शुरू होगा, तो आई एम श्योर। देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही गलत हो गया है। बिल्कुल एक चीज होती है कि हर कंट्री के पास इतना टैलेंट नहीं है जितना भारतीय ग्रुप को देखेंगे। ये बात सही है कि हम इतना टैलेंट लेकर भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते हैं कुछ वर्षों में, लेकिन इतना टैलेंट बनाना और लगातार हर प्लेयर निकल के आ रहा है, क्वालिटी प्लेयर निकल कर आ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ से हम आईसीसी जिस दिन विश्व कप जीत जाएंगे तो हर चीज अच्छी हो जाएगी, लेकिन हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है। और आई थिंक क्रेडिट है जिस तरीके से हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारा पूरा क्रिकेट का सेटअप है, वहां से इस तरीके से प्लेयर निकल कर आ रहे हैं कि आप कहीं भी घूम लीजिए, आपके 15 तो ऐसे ही हो जाते हैं आराम से। वो बात अलग है कि वो बेस्ट 15 है या नहीं, लेकिन 15-16 ऐसे हर कंट्री के ऐसे खिलाड़ी इकट्ठे नहीं हो पाते जैसे हमारी कंट्री के अंदर इस समय इतना बढ़िया पूल है। हाँ बिल्कुल सही बात है मैम, पूल है हमारे पास। और सीनियर प्लेयर विराट कोहली, हालांकि मुझे लगता नहीं अभी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। फॉर्म में विराट कोहली T20 में आए, एशिया का बड़ा अच्छा गया, लेकिन वनडे में मैम हम उनके कुछ रिकॉर्ड्स देख रहे थे। तकरीबन इस साल उन्होंने या पिछले 7 जो ओडीआई मैच खेले सिर्फ 73 रन है। तो विराट को लेकर कोई चिंता वाली बात, क्योंकि वो आ जाएंगे फॉर्म में वापस वनडे में भी। देखिए उम्मीद तो यही करते हैं, हम हमेशा चाहते। आई थिंक जो इनिंग्स रोहित शर्मा ने खेली एक इंजर्ड हैंड के साथ, और आप अभी तक देखिए पिछले कुछ समय में जो T20 हो या वनडे क्रिकेट भी हो, तो कैसे रोहित शर्मा डिफरेंट से नजर आया। और जब रोहित अपना फ्री गेम खेलते हैं तो किस तरीके से नजर आते हैं, एक अलग ही प्लेयर है वो। ही टर्न्स द क्लॉक बैक। विराट कोहली ने भी जब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एशिया कप में शतक लगाया, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सो जब ये इस तरीके के खिलाड़ी होते हैं ना, और इस तरीके का एक स्किल लेवल होता है, तो हमें एज अ व्यूअर या एज अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट खराब लगता है कि आपके पास इतना टैलेंट है, क्यों वेस्ट जा रहा है। पर होएगा ना कभी तो आप का डिप आएगा, कभी ना कभी तो आप नहीं रन्स करेंगे। लेकिन क्योंकि इनको पता है रन्स किस तरीके से करने हैं, चाहे रोहित हो, विराट हो, शिखर हो, सो आप कभी भी इनको गेम से बाहर नहीं रख सकते। दे विल ऑलवेज बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द टीम, और जिस दिन ये रन करेंगे उस दिन आप अलग ही श्रेणी में देखेंगे इनके रन्स। बिल्कुल मैम, आपने अभी बात की रोहित शर्मा की। विराट कोहली के साथ हुआ था एशिया कप में कि एक पाकिस्तान के अगेंस्ट रन आए, हांगकांग के अगेंस्ट रन आए, फिर एकदम से उनकी सेंचुरी आ गई अफगानिस्तान के अगेंस्ट, फिर वो आ गए फॉर्म में, लय में आ गए। रोहित के साथ जो ये कहते हैं कि उनके हाथ में चोट लगी और वो आखिर में आके जो उन्होंने रन बनाए हैं, हमने वर्ल्ड कप में भी उनको रन 150 आई जरूर थी, लेकिन इस तरीके से रोहित दिखे नहीं थे, स्क्रैची नजर आए थे। अब देख के लगा है कि रोहित, पुराने वाले रोहित आ गए, इस पारी से 5 छक्के लगाए, अलग का कॉन्फिडेंस नजर आया। हाँ बिल्कुल आया। मतलब आप देखो ना कि अगर रोहित एक कितना करीब ले गए मैच, जब वो आए थे तो करीबन 60-70 रन चाहिए थे, और जब उन्होंने शॉट्स लगाने शुरू किए तो एफर्टलेस लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि उनको बिल्कुल पता है कि मैंने कहाँ पे गेंद को मारना है और कौन से शॉट्स में कौन से गेंदों पे लगा सकता हूँ, कहाँ मार सकता हूँ। ये वही कर सकता है ना जिसको अपनी गेम बहुत अच्छे से आती है, और जिसको ये पता है कि वो इन स्थिति में पहले रह चुके हैं, इन परिस्थितियों को देख चुके हैं। सो स्किल लेवल का तो कभी भी डाउट ही नहीं है ना। मैं समझती हूँ कि जब इस तरीके का फॉर्म वो इंजर्ड हाथ से खेल सकते, तो आप ये देखिए कि जब वो वापस चोट से वापस आएंगे
तो फिर कहां से शुरू करेंगे? पीछे से नहीं शुरू करेंगे, जहां छोड़ा ना वहीं से शुरू करेंगे। बिल्कुल मैम, इंडिया बांग्लादेश पे जस्ट एक दो सवाल और फिर हम वुमेन्स टीम की तरफ बढ़ेंगे। और सीधा सवाल मैम, ऋषभ पंत को लेकर एक लड़ाई थी ऋषभ पंत और जगह के लिए संजू सैमसन के बीच में मिडिल ऑर्डर में, जो हम बात कर रहे थे कि मे भी अगले साल संजू सैमसन और ऋषभ पंत में रेस रहेगी, लेकिन अचानक वहां केएल राहुल भी अब आ गए हैं और उनकी जगह पहले नजर आ रही है। ऋषभ और संजू के लिए आप आगे कैसे ये रेस देखते हैं, और खासकर संजू के लिए क्या वो आ पाएंगे इस वर्ल्ड कप में टीम में? देखिए वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है, यहाँ तक वर्ल्ड कप से पहले आज ही भारतीय टीम ने अपना कैलेंडर भी रिलीज किया है। आई थिंक 6 श्रीलंका न्यूजीलैंड के साथ मिलके तो 6 वनडे खेल रहे हैं, 6 T20s खेल रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी श्रृंखला खेलेंगे। सो यहाँ तो हर सीरीज में टीम चेंज हो जा रही है, आप तो वर्ल्ड कप तक लेके जा रहे हो। वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है। जब वो बैलेंस देखेगा, जैसे कोच ने कहा है कि वो जनवरी से स्ट्रीमलाइन करेंगे, तो आई एम श्योर कि उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन कौन खिलाड़ी हैं, कैसे कैसे हैं, वो जब भारतीय टीम घर पे श्रृंखला खेलेगी जनवरी फर्स्ट वीक से, तो अपने आप दिखने लग जाएगा। ये जरूर है कि आप बेस्ट प्लेयर्स पिक करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत इतनी जल्दी स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर जाएंगे, और जाने भी नहीं चाहिए। सडनली इंडियन कैप्टन है एक दिन, अगले दिन टीम में जगह भी नहीं मिल रही, और फिर पूरा विश्व कप बाहर, नियरली पूरा विश्व कप बाहर बैठ रहे हैं। सो हर खिलाड़ी वो परफेक्ट तरीके से टेम्परामेंट में नहीं ले पाता हर चीजों को, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। मैं नहीं कह रही कि हुआ है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन जो एक खिलाड़ी एक दिन इंडियन टीम लीड कर रहा हो और अगले दिन इंडिया 11 में भी ना खेल रहा हो, तो आप उसकी मानसिकता समझिए कि वो क्या सोच रहा होगा, किस तरीके से सोच रहा होगा। और अब तो चोटिल हो गए, ये वहां न्यूजीलैंड से बांग्लादेश है, बांग्लादेश से वापस इंडिया चले गए। सो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमिस है यहाँ पर। वापस ठीक होकर फॉर्म में आ जाएंगे तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा, बिल्कुल मैम। अगले मैच में थर्ड ओडीआई, इसमें आप किसको खेलते देखना चाहती हैं, या फिर आपको लगता है कि रजत पाटीदार खेलेंगे? राहुल त्रिपाठी इतने दौरे से साथ हैं, जिम्बाब्वे भी गए थे और भी वो टीम के साथ थे, तो आपको क्या लगता है, राहुल या रजत? अगर ओपनिंग स्लॉट देख रहे होंगे तो फिर राहुल त्रिपाठी की तरफ देखना पड़ेगा, बिकॉज वो विराट कोहली तो फिर ओपन करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित शर्मा खेलेंगे, केएल राहुल ओपन करते हैं। सो अगर केएल ओपन करते हैं तो फिर दोनों राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार दोनों स्कीम ऑफ थिंग्स में हो सकते हैं। बट अगर ओपनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि राहुल ने T20 में ओपन किया है, टॉप ऑर्डर खेला है, रजत इज मोर ऑफ अ नंबर 4 प्लेयर, तो वहां उस तरीके से देखना पड़ेगा। बट अगेन इन सबसे पहले जो भारतीय टीम एज अ बल्लेबाज देखती है, वो ये देखती है कि वो नेट्स में किस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है, कौन से शॉट्स किस तरीके से आ रहे हैं, प्लेयर का फ्लो कैसा है, तो वो नेट्स से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वहीं पे लगा पाएंगे, मैच तो खिलाया नहीं है उनको। बट मेरा कंसर्न सिर्फ बैटिंग में नहीं है, मेरा कंसर्न है कि क्योंकि अब हमारे पास दीपक चाहर नहीं होंगे, तो हमारे पास बाहर इस समय भारतीय टीम में कोई सीम बॉलर नहीं बैठा है जो रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि दीपक चहर वापस चले गए, कुलदीप सेन भी वापस चले गए, तो बाहर कोई सीम बॉलर नहीं है। अब बाहर इस समय तो शाहबाज अहमद हैं जो शायद टीम के अंदर वैसे ही आ सकते हैं, लेकिन अगर फास्ट बॉलर, एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर, क्योंकि अब चट्टोग्राम पे मैच है, यहाँ पे आप जा सकते हैं 4 सीमर्स के साथ, गए तो ढाका में भी थे, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही जा सकते हैं। सो फिर कौन सा वो सीम बॉलर होएगा, या फिर क्लियरली वापस जाके आप सिर्फ स्पिनर्स की तरफ जाना चाहेंगे? सो दैट इज अ ग्रेटर कंसर्न राइट नाउ। बिल्कुल मैम, ऑप्शन नहीं है बॉलिंग में, क्योंकि जैसा हमें पता है कि 3 ही बॉलर हैं पेसर इंडिया के पास, और शाहबाज हैं, अक्षर हैं, और वॉशिंगटन ने इवन बड़ा अच्छा बॉल किया है इस सीरीज में अभी तक। तो देखते हैं कि स्पिनर्स होते हैं कितने, और 3 तो पेसर आपको दिखेंगे ही। खैर, इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम की भी बात करते हैं। इनके बीच 5 T20 मैच की सीरीज़ होने वाली है, और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है अगले साल। और मैम, इस सीरीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है, अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में उनसे फाइनल खेला, वहाँ पर इस टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, गोल्ड मेडल जीता। किस तरीके से इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को लेगी अपने घर में? चैलेंजिंग तो रहेगा, बिकॉज मुंबई में मैचेस हैं और दोनों वेन्यूज पे अगेन बैटिंग अच्छी रही है। हमने देखा है, डीवाई पाटिल पे भी देखा है, सीसीआई पे देखा है कि पिचेस तो हमेशा बॉम्बे में अच्छी रहती है मुंबई के अंदर। चैलेंज तो जरूर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया है, आसानी से नहीं छोड़ेगा। और इंडिया के अंदर बड़ा चैलेंज ये है कि अभी भी जो मिडिल ऑर्डर है, हम अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में कौन से प्लेयर हैं जो खेल सकते हैं। तो स्थिरता टॉप ऑर्डर में ही है। मैं खुश हूं कि यस्तिका भाटिया टीम के अंदर है, हरलीन देओल वापस आई है, लेकिन कौन खेलने वाला है, कौन टॉप ऑर्डर खेल रहा है, कौन मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, उस पर कंसर्न है।
मुझे तो लगता है कि यस्तिका भाटिया से ओपन कराना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो रन्स करती भी आ रही हैं और एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं तो फिर आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाने की जरूरत पड़ेगी, और फिर बैक टू बैक आपके शायद इकट्ठे ही लेफ्ट हैंडर सारे इकट्ठे आ रहे होंगे, उनको टॉप ऑर्डर में खिला दीजिए। और शिफाली वर्मा को अगर मौका मिलता है तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलें। सो मेरा तो सोच ये कहती है कि एक अच्छी टीम बन सकती है, बट अगेन आप किस तरीके से अपना बैटिंग ऑर्डर भेजते हैं। बिल्कुल मैम, अभी आपने कहा कि शेफाली को जो है मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा सकता है। मिडिल ऑर्डर में हमने सच में चेंजेस बहुत देखे हैं पिछले कुछ समय में और सेटल नहीं दिखी है। लास्ट अगर हम बात करें कुछ समय की तो इंडिया का जो फाइनल था वो गया, लेकिन उसके बाद एशिया कप टीम इंडिया जीती भी और टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस भी आए हैं। आपको क्या लगता है कि अभी सोच के फाइनल कर लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रिजल्ट आता है हम अपनी एक 11 बनाएंगे, इनको मिडिल ऑर्डर में रखेंगे, इनको टॉप ऑर्डर भी हमारे हैं और इन्हीं के साथ हम जाएंगे, कॉन्टिन्यूस मौके देंगे, ये नहीं कि हम ये सीरीज हार गए तो फिर हम दूसरे बदलाव पे चले गए? तो आपके इस सवाल में दो सवाल हैं। देखिए, मैं ब्रेक करके जैसा मैं समझती हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपनी मर्जी से टीम खिलाएंगे और ऑस्ट्रेलिया कुछ भी करेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उन खिलाड़ियों के साथ चलेंगे या जीते चाहे हारे, तो ये सोच तो नहीं होती। लेकिन आपका दूसरा सवाल के साथ मैं आंसर कर देती हूँ कि जब आप टीम बनाने की तरफ सोचते हैं तो ये देखते हैं कि आपके कौन से प्लेयर्स हैं जो फिट होते हैं उस जगह के लिए, जो उस जगह के लिए अनुकूल है, जहां बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी करनी है। और कुछ दो एक प्लेयर ऐसे होते हैं टीम के अंदर जो फ्लोटर होते हैं, जिनके पास आपके पास इनके साथ ऑप्शन होता है कहीं पर भी उनको यूटिलाइज करने का। वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा अनुभव भी चाहिए, क्योंकि बिना अनुभव के तो आप मुश्किल है कि वो आप उनको गलत जगह पे, अगर उनके लिए वो जगह गलत ठीक नहीं है तो आप उनके साथ अनफेयर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी बल्लेबाज हैं इस लाइनअप के अंदर भारतीय टीम के अंदर, वो सारे टॉप ऑर्डर हैं। बिल्कुल, वो ओपन से लेके नंबर 4 तक बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीमों के अंदर। हालांकि दीप्ति शर्मा भी ऊपर ही खेलती हैं। सो अब आप वो सारे, चाहे वो हरलीन देओल हो, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा, सारे टॉप ऑर्डर हैं। लेकिन खेलना तो किसी को तो मिडिल ऑर्डर में पड़ेगा ना। तो अब यहां से मेरे को लगता है कि आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि मिडिल ऑर्डर में कौन खेल सकता है। टॉप ऑर्डर में जाने की प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल ऑर्डर में खेलने की समस्या है। चैलेंज वहां पर है, रन्स कहां से आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे चाहिए। सो वो देखकर भारतीय टीम जाएगी। इनफैक्ट अब तो भारतीय टीम के पास एक और चैलेंज है, अब तो कोच भी चेंज हो गया। कोच अब, हाँ, इवन मैं कोच पे ही आने वाला था, जो ऋषिकेश कानिटकर आए हैं उनके साथ ही इस टीम इंडिया के लिए पहला असाइनमेंट होगा। और साथ ही आपने अभी बात कही, हम मेंस क्रिकेट में भी देखते हैं मैम कि हम सलामी बल्लेबाजों को मिडिल ऑर्डर में फिट करने के बारे में सोचते हैं। पहली चीज़ कितना सही होता है। दूसरी चीज़ मैं शेफाली के बारे में बात करूंगा कि अभी वो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप होगा उसमें टीम की कप्तान भी हैं, तो खास शेफाली के लिए ये सीरीज में आप क्या देखते हैं? देखिए, कप्तानी तो उनको ही मिलती क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनुभवी है लाइनअप के अंदर। ऋचा घोष है, शेफाली है। मैं खुश हूँ एक और जो वाइस कैप्टन बड़ी है लड़की, उनका नाम है श्वेता सहरावत, वो दिल्ली से ही है। सो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि एक यंग प्लेयर ने, क्योंकि जब वो आई थी तो शी वाज अंडर 15 जब वो दिल्ली के लिए खेलने आई थी, तो हमने पहले उनको, तब मैं सिलेक्टर थी दिल्ली टीम की, तो हमने उनको सिलेक्ट किया था अंडर 19 के अंदर। फिर उनको 19, 23 दोनों एज ग्रुप्स में खिलाया एंड 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर उन्होंने अपने जो अपॉर्चुनिटीज मिली है, अब वो दिल्ली की सीनियर टीम के साथ भी खेलती हैं। तो यहां से जो अनुभव मिला है उसको इंडियन अंडर 19 टीम में यूज हो रहा है। तो शेफाली तो अब कप्तान अनाउंस हुई है, लेकिन अभी तक श्वेता सहरावत कप्तानी कर रही थी। सो आई एम हैप्पी फॉर दीज यंग प्लेयर्स जो चैलेंजेस, जो अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं। शेफाली क्योंकि सबसे ज्यादा सीनियर है इस टीम के अंदर और सबसे ज्यादा अनुभवी है, तो कप्तान तो ऑब्वियसली बात है वही बनती। बट आसपास जो सपोर्ट मिलेगा ऋचा घोष से, वो एक अच्छा चैलेंज है। सॉरी। और शेफाली के लिए कितना अच्छा है वो देखिए, जब आप एक इंटरनेशनल स्तर से एक लोअर स्तर पे जाते हैं, एक एज ग्रुप, छोटे एज ग्रुप क्रिकेट के अंदर जाते हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो एज अ यंग प्लेयर आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपने वहां सीनियर क्रिकेट में सीखा है, अब आप अपने बाकी जूनियर्स को भी बताइए, उनको साथ लेके भी चलिए, येट परफॉर्मेंस भी दीजिए। सो ये एक एडवांसमेंट है, ग्रोथ है टू द नेक्स्ट लेवल फॉर अ प्लेयर। एंड अगर इस चेंजिंग फेज को कोई खिलाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से अडेप्ट कर सकता है, तो आप उसका ग्रोथ बहुत अच्छा देखेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे। नहीं होता तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हो जाए ये अडेप्टेशन, देन जो जिस तरीके से प्लेयर की मानसिकता चलती है, या जो प्लेयर अपने आप
गेम चलाने की फिराक में रहता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। सो शिफाली के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से ग्रो करने के लिए एज अ क्रिकेटर। बिल्कुल मैम। और मैम लास्ट सवाल, और ये मेंस और वुमेन्स टीम दोनों से जुड़ा होगा, क्योंकि हम हमारी दोनों इंडियन टीम के साथ देखते हैं कि अच्छा खेलते हैं हम टूर्नामेंट पे, बड़े मैच में जाकर हम खिताब नहीं जीत पाते। जैसे हमने वुमेन्स टीम के साथ जीता 2020 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स का जो फाइनल था, अगले साल फिर जो है एक वर्ल्ड कप खेला जाना है। और आप क्या देखते हैं कि इस इंडियन टीम को कहाँ पर बेहतर होने की ज़रूरत है कि बड़े मैच में जाके हम पैनिक ना करें और वहाँ पर हम ट्रॉफी जीत के आए? देखिए, ट्रॉफी जीतने से पहले वो ट्रॉफी जीतने के पाथ पे चलना पड़ता है, और अभी तक वो पाथ डिफाइंड नहीं है भारतीय टीम का। सेमीफाइनल तक का पाथ मालूम है, फाइनल तक का पाथ मालूम है, लेकिन फाइनल का जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है फाइनल जीतना। वो पाथ अभी तक डिफाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है, लेकिन श्योर नहीं है कि क्या ये सही है या नहीं सही है। जैसे मैंने कहा कि ये हर टीम के साथ होता है, किसी सिर्फ भारतीय टीम के साथ नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया टीम इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये सारा जो पाथ है या जो प्रोसेस है ये बहुत साल पहले डिफाइन कर लिया था, और इनकी जो टीमें हैं ये बहुत सालों से इन चीजों को इनके ऊपर ना सिर्फ चलती हैं पर अमल कर चुकी है। तो उनको बिल्कुल आइडिया है कि बड़े टूर्नामेंट के अंदर कैसे जीतना। इंग्लैंड, अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर में पहला मैच हारी थी भारतीय टीम से, दूसरा भी हार गई थी। बिल्कुल। और फिर स्ट्रगल कर रही थी। भारतीय टीम से तो खैर जीती थी, लेकिन अगर भारतीय टीम से मैच नहीं जीती तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती, डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन वो फिर भी आ गए फाइनल के अंदर। सो ये टीमों को आइडिया है किस तरीके से करना है। वो चीज है जिस दिन भारतीय टीम लगातार प्रोसेस पे चलने लग जाएगी, और वो प्रोसेस कौन सा होगा डिफाइन हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएगा, प्लेयर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी रिजल्ट कंसिस्टेंटली आएगा। बिल्कुल सही बात की मैम आपने, क्योंकि बड़े मैच में जिस तरीके से टीम पिक करती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया या पिछले कुछ सालों में हमने इंग्लैंड को देखा, 2019 वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने। आई थिंक मुझे याद है पाकिस्तान से हार गई थी 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम, और किस तरीके से आई। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका स्पोर्ट्स तक पर जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि जो टीम इंडिया है वो तीसरे मुकाबले में जीतेगी। और साथ ही अभी तो टेस्ट सीरीज़ भी होनी बाकी है, क्योंकि मैम टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे लास्ट आपसे एक जवाब चाहूँगा, क्योंकि WTC फाइनल अभी भी नजर है इंडियन टीम की। 6 मैच हैं, 4 ऑस्ट्रेलिया और 2 बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपको क्या लगता है? अभी तो पहले वनडे सीरीज खत्म करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट मैच में, ऑफ कोर्स टेस्ट मैच की टीम अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अब क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है तो उनकी जगह कौन खेलने आते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है पिक करने के लिए, लेकिन फिर भी। सो वनडे सीरीज के बाद जब टेस्ट सीरीज खेलनी शुरू होगी तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना बांग्लादेश के पास वो रहेगा, तो इतना आसान नहीं रहेगा। मुझे लगा था टेस्ट सीरीज शायद ज्यादा इजियर रहेगा, पर अब 2 वनडेज देखने के बाद तो नहीं लग रहा कि इजी रहेगा। आई थिंक इट विल बी अ नाइसली कंटेस्टेड सीरीज। मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगी कि भारतीय टीम अच्छा करे, लेकिन आसान वन साइडेड गेम नहीं रहेगा, कम से कम लगता तो नहीं है। कैसे मैच निकल कर आए वो देखा जाएगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आपने समय दिया अपना स्पोर्ट्स तक के लिए। और स्पोर्ट्स तक जो लोग आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। स्पोर्ट्स तक ऐप आप अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करके रखिए। इंडिया बांग्लादेश सीरीज़ के हाइलाइट्स मिलेंगे आपको, फीफा वर्ल्ड कप के हाइलाइट्स कहीं नहीं है, वो स्पोर्ट्स तक ऐप के पास हैं। तो आप प्लीज़ स्पोर्ट्स तक ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।